पीएससी मेंस 2022 से 15 मार्क्स के लिए थीम है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन था द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज हैज बीन अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस सिंस द मिड 19th सेंचुरी, डिस्कस विद एग्जांपल्स। तो मतलब ये कह रहा है कि स्टेट्स का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन मिड 19th सेंचुरी से लगातार चलता आ रहा है। हाँ, और हमें एग्जाम्पल्स के साथ इस पूरी जर्नी को डिस्कस करना है। सुनने में तो काफी लंबी और इवेंचुअल हिस्ट्री लग रही है ये। है ही बिल्कुल है। और ये प्रोसेस काफी लेयर्ड भी है। सोर्स के इंट्रोडक्शन में ही बताया है कि इस कंटिन्यूअस रीऑर्गेनाइजेशन के पीछे कई ड्राइवर्स रहे हैं, जैसे लिंग्विस्टिक और कल्चरल डिफरेंसेस, कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स जिन्हें एड्रेस करना था, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाने का दबाव और हाँ, रीजनल एस्पिरेशंस का बढ़ना। तो मतलब कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई फैक्टर्स का मिक्स था जो समय के साथ इवॉल्व हुआ। सही बात है। सोर्स ने इस लंबी जर्नी को 3 मेन फेजेस में बांटा है। पहला है कॉलोनियल पीरियड। यहाँ क्या की डेवलपमेंट्स हुए, ब्रिटिश क्या कर रहे थे स्टेट बाउंड्रीज को लेकर। देखिए, कॉलोनियल एरा में ब्रिटिश गवर्नमेंट का फोकस ज्यादातर उन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर था जो उनके गवर्नेंस के लिए सही थे। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में प्रिंसली स्टेट सिस्टम का इंट्रोडक्शन है, जहां लोकल रूलर्स थे, कुछ ऑटोनॉमी थी, पर ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंडर। और हाँ, बड़ी बड़ी प्रोविंसेस और प्रेसिडेंसीज बनाना, अच्छा। जैसे विशाल बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। और जो फाउंडेशनल लॉज थे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जिससे पावर सीधे ब्रिटिश क्राउन को चली गई, और इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, इन्होंने इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स की नींव रखी। सोचिए, उस वक्त ये बदलाव कितने बड़े रहे होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, है ना? बिल्कुल, वो तो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से नक्शे पे लकीरें खींच रहे थे। एक तरह से एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। फिर आया पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। आजादी के बाद भारत ने इस इशू को कैसे अप्रोच किया। बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा ये तो। बहुत बड़ा, सही कहा। आज़ादी के बाद 1950s में एक मेजर पुश था स्टेट्स को लोगों की एस्पिरेशंस के हिसाब से रिऑर्गेनाइज करने का। इसी से वो लैंडमार्क स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 आया। हाँ, 1956 वाला। इस एक्ट का मेन फोकस था लिंग्विस्टिक कंसर्न्स को एड्रेस करना। इसी बेसिस पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य जो मुख्य रूप से भाषा के आधार पर बना, केरला और कर्नाटका जैसे स्टेट्स बने। मतलब कोर आइडिया ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आसान होगा अगर एक स्टेट के अंदर लोग एक कॉमन लैंग्वेज बोलते हों। आपको क्या लगता है, आज़ादी के तुरंत बाद लैंग्वेज इतना पावरफुल बेसिस क्यों बना स्टेट फॉर्मेशन का? कोई विचार? शायद डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का मामला था। लोग अपनी भाषा में गवर्नेंस से ज्यादा जुड़ पाते हैं, और शायद अपनी अलग कल्चरल आइडेंटिटी को बचाना भी जरूरी लगा होगा सदियों के कॉलोनियल रूल के बाद। मेक सेंस। सोर्स में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन का भी जिक्र है 1960-70s में। वो रीजन तो एथनिक और कल्चरल रूप से बहुत डाइवर्स है। एग्जैक्टली। नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग अप्रोच की जरूरत थी। स्टेट्स जैसे नागालैंड 1963, मेघालय 1972 और मिजोरम 1987 बने और भी बने। यहाँ पर स्पेसिफिक ट्राइबल आइडेंटिटीज, यूनिक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और अलग एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरतें, ये की ड्राइवर्स थे। ये सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं थी, बल्कि वहाँ की अलग अलग कम्युनिटीज की यूनिक आइडेंटिटीज और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को रिकॉग्नाइज करने की बात थी। ओके, तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का दौर हो गया। तीसरा फेज जो मेंशन किया है वो है कंटेम्प्रेरी टाइम्स। हाल के वर्षों में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के क्या एग्जांपल्स हैं? हाल के वर्षों में देखें तो साल 2000 में 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और झारखंड बिहार से। हाँ, ये 3। इनका मुख्य कारण बताया गया बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और इन क्षेत्रों की स्पेसिफिक डेवलपमेंटल नीड्स और एस्पिरेशंस को एड्रेस करना, जिन्हें लगता था कि बड़े स्टेट्स में उनकी अनदेखी हो रही है। फिर 2014 में तेलंगाना बना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर, एक बहुत लंबे और इंटेंस पॉलिटिकल मूवमेंट के बाद। हाँ, तेलंगाना का तो काफी लंबा चला था। और सबसे हाल में 2019 में जम्मू एंड कश्मीर राज्य का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। उसे बाइफर्केट करके 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। सरकार द्वारा बताए गए कारण थे नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, गवर्नेंस में सुधार और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ये हाल के बदलाव, खासकर जे&के वाला, जाहिर है काफी चर्चा और बहस का विषय रहे हैं। तो ये साफ है कि ये प्रोसेस रुका नहीं है, ये अडेप्ट होता रहता है। सोर्स में कंक्लूजन इसके ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करता है। तो क्या इम्पैक्ट रहा है इस कंटिन्यूअस रीऑर्गेनाइजेशन का? ज्यादातर पॉजिटिव रहा है या नेगेटिव? सोर्स के अनुसार इम्पैक्ट काफी मिला जुला है। एक तरफ इसने यकीनन रीजनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया है गवर्नेंस में, और कई मामलों में एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इंप्रूव किया है, छोटी ज्यादा मैनेजेबल यूनिट्स बनाकर। पावर डिसेंट्रलाइजेशन भी हुआ है कुछ हद तक। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ इसने चैलेंजेस भी पैदा किए हैं, जैसे इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स। सोचिए, नदी जल बंटवारे पर या सीमांकन पर विवाद। और कभी कभी दुर्भाग्य से इसने एथनिक टेंशन्स को भी हवा दी है। तो इसे भारत के लिए कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग एक्ट के रूप में पेश किया गया है। ओके, चलिए Q1 का एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने देखा कि भारत में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन मिड 19th सेंचुरी से एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहा है। पहले कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश ने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बदलाव किए, जैसे प्रेसिडेंसीज, 1858, 1861 जैसे एक्ट्स का इस्तेमाल। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में फोकस लिंग्विस्टिक एस्पिरेशंस पर गया, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जिससे आंध्र प्रदेश जैसे राज्य बने, और यूनिक रीजनल नीड्स को एड्रेस करने पर, खासकर नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, मेघालय।
कंटेम्प्रेरी टाइम्स में हमने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए छोटे राज्यों का बनना देखा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। लंबे संघर्ष के बाद तेलंगाना का गठन और हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन यूनियन टेरिटरीज में सिक्योरिटी और गवर्नेंस कारणों से। ओवरऑल इम्पैक्ट मिला जुला बेहतर रिप्रेजेंटेशन और पोटेंशियल बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स और टेंशन्स का रिस्क भी। अब अगर किसी को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की मुख्य यात्रा अपने शब्दों में समझानी हो तो कौन से की फेजेस और एग्जाम्पल सबसे ज्यादा उभर कर आएंगे? कोशिश करें इस कंटिन्यूअस एवोल्यूशन को समराइज करने की। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सोर्स एक बहुत ही रेलेवेंट इकोनॉमिक सवाल उठाता है। ये है यूपीएससी मेंस 2018 से। ये भी 15 मार्क्स का है। थीम वही, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन। सवाल है, डिस्कस वेदर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन रीसेंट टाइम्स इज बेनिफिशियल और नॉट फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो क्या नए राज्य बनाना, जैसे जिनकी हमने अभी बात की, असल में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? ये तो बहुत ही रेलेवेंट लगता है। बिल्कुल रेलेवेंट है। सोर्स के इंट्रोडक्शन में ये माना गया है कि नए राज्य बनाने के पीछे का रैशनल अक्सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वादा होता है, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस या एक अलग आइडेंटिटी को मान्यता देने के साथ साथ। हालांकि वो तुरंत ये भी बताता है कि एक्चुअल इकोनॉमिक इंपैक्ट कॉम्प्लेक्स है और इस पर काफी बहस होती है। यहाँ कोई सीधा हाँ या ना वाला जवाब नहीं है। ओके, तो सोर्स शायद दोनों पहलू देखता है। पहले पोटेंशियल बेनिफिट से शुरू करते हैं। क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं कि नए राज्य इकोनॉमिक रूप से फायदेमंद कैसे हो सकते हैं? क्या फायदे हो सकते हैं? सोर्स 4 मुख्य पोटेंशियल बेनिफिट्स बताता है। 1, एनहांस्ड फोकस ऑन रीजनल डेवलपमेंट। मूल तर्क यह है कि छोटे राज्य स्पेसिफिक लोकल नीड्स और पिछड़े क्षेत्रों को एड्रेस करने के लिए पॉलिसीज को बेहतर ढंग से टेलर कर सकते हैं और रिसोर्सेज एलोकेट कर सकते हैं, जिनकी शायद बड़े राज्यों में अनदेखी हो जाती हो, मतलब ज्यादा टारगेटेड डेवलपमेंट। 2, इंप्रूव्ड गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी। अक्सर माना जाता है कि छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स से पब्लिक सर्विसेज, वेलफेयर प्रोग्राम्स की डिलीवरी ज्यादा एफिशिएंट होती है और ओवरऑल गवर्नेंस बेहतर होती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के ज्यादा करीब होता है। क्या ये लॉजिकल लगता है कि किसी दूर दराज के गांव तक पहुंचना एडमिनिस्ट्रेटिवली एक छोटे राज्य में ज्यादा आसान होगा बनिस्बत एक बहुत बड़े राज्य के? 3, ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। कभी कभी एक नया राज्य बनने से पहले से हाशिए पर मौजूद रीजनल या सोशल ग्रुप्स को बेहतर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है और पॉलिसी डिसीजंस में उनकी आवाज मजबूत हो सकती है, जो उनके इकोनॉमिक वेलबींग को अफेक्ट करते हैं। 4th, हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग स्टेट्स। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नए राज्यों के आने से सभी राज्यों के बीच इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए एक हेल्दी कंपटीशन बढ़ सकता है, जैसे एक फ्रेंडली राइवलरी जो सबको बेहतर करने के लिए पुश करे। ये आर्ग्यूमेंट्स तो प्लॉजिबल लगते हैं। बेहतर फोकस, बेहतर गवर्नेंस, ज्यादा इंक्लूजन, शायद कुछ हेल्दी कॉम्पिटिशन। लेकिन ड्रॉबैक्स का क्या? नए राज्य बनाने के इकोनॉमिक डाउनसाइज या रिस्क क्या है? सोर्स कुछ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक्स भी बताता है। 1, इनिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट्स। ये एक बड़ा मुद्दा है। एक नया राज्य सेटअप करने में शुरुआत में काफी खर्चा आता है। नई राजधानी बनाना, नया एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी स्थापित करना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये शुरुआती फाइनेंशियल बर्डन अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकता है, खासकर शॉर्ट टर्म में। 2, पोटेंशियल फॉर इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स। हमने इस पर पहले भी बात की। नए राज्यों और पेरेंट स्टेट के बीच एसेट्स के बंटवारे, नदी जल जैसे रिसोर्सेज या बॉर्डर डिमार्केशंस को लेकर विवाद खड़े हो सकते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी और कोऑपरेशन में बाधा डाल सकते हैं। सोचिए जरा, शेयर्ड रिवर्स या पब्लिक सेक्टर एसेट्स को बांटना कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये उलझ सकता है और सालों तक खिंच सकता है। 3, पॉसिबल रीजनलिज्म एंड फ्रैगमेंटेशन। हालांकि आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, रीजनल या लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी पर जरूरत से ज्यादा फोकस, जिसे कभी कभी परोकियलिज्म कहते हैं, वो पोटेंशियली इकोनॉमिक टाइज को फ्रैगमेंट कर सकता है और राज्यों के बीच गुड्स, कैपिटल और लेबर के फ्री फ्लो में रुकावट डाल सकता है, जिससे शायद बड़ी नेशनल इकोनॉमी कमजोर हो। 4, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन। नया राज्य बनने के तुरंत बाद का ट्रांजिशन पीरियड डिस्ट्रप्शंस पैदा कर सकता है। बिजनेसेस को अनसर्टेनिटी हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस धीमे हो सकते हैं और सप्लाई चेन्स टेम्परेरीली इफेक्ट हो सकती हैं, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी में गिरावट आ सकती है। तो उसमें केस स्टडीज का भी जिक्र है, खासकर उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जो 2000 में बने थे। उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या बताती है सोर्स के अनुसार? क्या वो राज्य बनने के बाद एकदम से बूम कर गए? सोर्स बताता है कि रिजल्ट्स मिक्स्ड रहे हैं। इनमें से कुछ राज्यों ने बनने के बाद कुछ गवर्नेंस इंडिकेटर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट मैट्रिक्स और यहां तक कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स में सुधार दिखाया है। हालांकि दूसरों ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन, फाइनेंसेस मैनेज करने, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने और करप्शन जैसे मुद्दों से निपटने में काफी चैलेंजेस फेस किए हैं। ये सब इकोनॉमिक प्रोग्रेस को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। तो इन एग्जाम्पल से की टेक अवे ये लगता है कि सिर्फ नया राज्य बना देना ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक सक्सेस की गारंटी नहीं है। बनने के बाद इफेक्टिव गवर्नेंस बिल्कुल क्रूशियल है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है फिर? नए राज्य बनाना इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है या नहीं? कंक्लूजन इस बात पर जोर देता है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, जिसके वैलिड आर्ग्यूमेंट्स पोटेंशियल बेनिफिट्स के पक्ष में भी हैं और सिग्निफिकेंट रिस्क्स और कॉस्ट्स भी हैं। इसलिए नया राज्य बनाने का कोई भी डिसीजन लेने से पहले इन सभी इकोनॉमिक प्रोज एंड कॉन्स को बहुत ध्यान से तौलना जरूरी है।
अंततः सोर्स ये सजेस्ट करता है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर हासिल करना इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि एक लॉन्ग टर्म होलिस्टिक अप्रोच अपनाया जाए जो गुड गवर्नेंस, इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पॉलिसीज और साउंड फिस्कल मैनेजमेंट को प्राथमिकता दे, चाहे वो नए राज्य में हो या मौजूदा राज्य में। ठीक है, थोड़ा रिकैप करते हैं। हमने हाल ही में नए राज्य बनाने के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को एक्सप्लोर किया, पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या थे, याद करने की कोशिश करें। हाँ, बेहतर रीजनल फोकस का विचार, पोटेंशियली इंप्रूव गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी, कुछ ग्रुप्स के लिए ज्यादा रिप्रेजेंटेशन और शायद राज्यों के बीच हेल्दी कंपटीशन। और ड्रॉबैक्स, बड़े रिस्क क्या थे? सही, वो सिग्निफिकेंट इनिशियल कॉस्ट्स, उलझे हुए इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स की संभावना, जरूरत से ज्यादा रीजनलिज्म का रिस्क जो बड़े इकोनॉमी को हर्ट करे, और ट्रांजिशन के दौरान शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस। केस स्टडीज उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ ने मिक्स्ड रिजल्ट्स दिखाए, जिससे ये हाईलाइट हुआ कि बनने के बाद गवर्नेंस की है। तो क्या ये ओवरऑल बेनिफिशियल है? सोर्स कहता है कोई आसान जवाब नहीं है। ये कई फैक्टर्स पर और खासकर पोस्ट फॉर्मेशन गवर्नेंस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। यहाँ के कोर इकोनॉमिक डिलेमा को सरल शब्दों में कोई कैसे समराइज करेगा? मुख्य टेंशन क्या है? ओके, आज के हमारे तीसरे और आखिरी सवाल पर आते हैं। यह है यूपीएससी मेंस 2016 से 12.5 मार्क्स के लिए। थीम फिर से स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन है। सवाल है, हैज द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स स्ट्रेंथेंड द कॉज ऑफ इंडियन यूनिटी? ये तो एक बहुत ही फंडामेंटल इशू पर चोट करता है ना। क्या राज्यों को मुख्य रूप से भाषा के आधार पर ऑर्गेनाइज करने से भारत की एकता वास्तव में मजबूत हुई या कमजोर, इसकी इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी को देखते हुए? बिल्कुल, ये इंडियन फेडरल एक्सपेरिमेंट के बारे में एक कोर सवाल है। सोर्स का इंट्रोडक्शन कॉन्टेक्स्ट सेट करता है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स आजादी के बाद ज्यादातर इसलिए बने ताकि भारत की विशाल लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी को इंडियन यूनियन के फ्रेमवर्क के अंदर अकोमोडेट किया जा सके। बड़ा सवाल, जैसा आपने कहा, यह है कि इस अकोमोडेशन ने आखिर में नेशनल यूनिटी को मजबूत किया या नई दरारें पैदा की। पहले उन आर्ग्यूमेंट्स को देखते हैं कि इसने यूनिटी को स्ट्रेंथन कैसे किया। सोर्स में पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या बताए गए हैं? लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने संभावित रूप से भारत को एक साथ बांधने में कैसे मदद की? सोर्स 4 मुख्य तरीके बताता है जिनसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने यकीनन इंडियन यूनिटी को स्ट्रेंथन किया। 1. अकोमोडेटिंग डाइवर्सिटी। ये शायद सबसे क्रूशियल पॉइंट है। इसने अलग अलग मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को इंडियन यूनियन के भीतर अपनी आइडेंटिटी, सिक्योरिटी और ऑटोनॉमी का एहसास दिलाया। लोगों को अपनी स्टेट के भीतर अपनी लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व और प्रमोट करने देना, इसने इंक्लूजन की भावना को बढ़ाया, सप्रेशन की बजाय। क्या इस बड़ी मांग को एड्रेस करने से संभावित रूप से बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स टल गए होंगे? 2. बेटर गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेशन। उन राज्यों के भीतर एडमिनिस्ट्रेशन और कम्युनिकेशन आसान हो गया जहां मेजॉरिटी एक कॉमन लैंग्वेज बोलती थी। इससे शायद डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़ा और पोटेंशियली ज्यादा रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस हुई, जिससे इन क्षेत्रों में स्टेबिलिटी बढ़ी। 3. रिड्यूस्ड इंटर कम्युनिटी टेंशंस। मेजर लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज को अपना स्टेट देकर इसने स्टेट लेवल पर पॉलिटिकल पावर और रिसोर्सेज के लिए इन बड़े लैंग्वेज ग्रुप्स के बीच कंपटीशन और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट को कम किया। हर एक का अपना स्फीयर हो गया, यूं कहिए। 4. स्ट्रेंथेंड फेडरलिज्म। इस रीऑर्गेनाइजेशन ने भारत के फेडरल कैरेक्टर को, सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर के डिवीजन को मजबूत किया। इसने विभिन्न लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज और रीजन्स के बीच पावर और रिसोर्सेज का ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव और यकीनन ज्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित किया, जो भारत जैसे डाइवर्स राष्ट्र में यूनिटी के लिए अक्सर जरूरी माना जाता है। तो आर्ग्यूमेंट ये है कि इसने बड़ी शिकायतों को एड्रेस किया, पार्टिसिपेशन सुधारा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स कम किए और फेडरल सेटअप को मजबूत किया। ये तो यूनिटी के लिए काफी पॉजिटिव लगता है, लेकिन यकीनन चैलेंजेस या डाउनसाइड्स भी रहे होंगे। क्या इस पॉलिसी ने नेशनल यूनिटी के लिए नई समस्याएं पैदा की? हाँ, सो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस को भी मानता है। 1. राइज ऑफ रीजनलिज्म। जहां डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना पॉजिटिव था कुछ मामलों में, लिंग्विस्टिक और रीजनल आइडेंटिटी पर मजबूत जोर ने इंटेंस रीजनलिज्म को जन्म दिया, जिसे कभी कभी पिरोकिलिज्म कहते हैं। ये तब होता है जब अपने रीजन के प्रति लॉयल्टी शायद नेशन के प्रति लॉयल्टी पर हावी हो जाए, जिससे पोटेंशियली नेशनल यूनिटी का ताना बाना कमजोर हो जाए। 2. इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्टेट्स का बनना चाहे लिंग्विस्टिक हो या अन्यथा, अक्सर उनके बीच विवादों का कारण बना। बॉर्डर्स को लेकर, नदी जल के बंटवारे को लेकर, जैसे तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच लंबे समय से चला आ रहा कावेरी विवाद, या एसेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स आम हो गए। क्या कोई और ऐसे विवादों के बारे में सोच सकता है जो आज भी राज्यों के बीच संबंधों में तनाव पैदा करते हैं? ये निश्चित रूप से नेशनल यूनिटी को टेस्ट करते हैं। 3. पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन। दुर्भाग्य से लिंग्विस्टिक और रीजनल आइडेंटिटीज का कभी-कभी पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स द्वारा इलेक्टोरल गेन्स के लिए एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है। इस तरह की पॉलिटिक्स कम्युनिटीज को लिंग्विस्टिक लाइंस पर पोलराइज कर सकती है और नेशनल इंटीग्रेशन और हार्मनी के लिए सीधा खतरा पैदा कर सकती है। ओके, तो ये दोधारी तलवार जैसा लगता है। सोर्स में कंक्लूजन क्या निकाला गया है? ओवरऑल लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने इंडियन यूनिटी को स्ट्रेंथन किया या वीकन? कंक्लूजन एक डेलिकेट बैलेंस की जरूरत पर जोर देता है। ये सजेस्ट करता है कि इंडियन यूनिटी को मजबूत करने के लिए देश की लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी का सम्मान करना, जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के गठन ने काफी हद तक हासिल करने में मदद की, और एक मजबूत ओवरआर्चिंग कॉमन नेशनल आइडेंटिटी की भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, दोनों की जरूरत है।
इस बैलेंस को हासिल करने के लिए इफेक्टिव गवर्नेंस के माध्यम से कंटिन्यूअस एफर्ट की जरूरत है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट सुनिश्चित करना ताकि कोई भी रीजन पीछे छूटा हुआ महसूस ना करे, और एजुकेशन, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स और शेयर्ड नेशनल सिंबल्स और वैल्यूज को सेलिब्रेट करके नेशनल इंटीग्रेशन को लगातार प्रमोट करना। तो ये कोई सिंपल अच्छा या बुरा आउटकम नहीं था। लिंग्विस्टिक स्टेट्स शायद डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए एक जरूरी कदम थे, लेकिन उन्होंने चैलेंजेस भी पेश किए जिन्हें उस क्रूशियल बैलेंस को बनाए रखने के लिए ऑनगोइंग मैनेजमेंट की जरूरत है। चलिए हमारे आखिरी रिकैप का समय Q3। हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स और इंडियन यूनिटी के बीच के कनेक्शन की बात की। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या थे, उन्होंने कैसे मदद की पॉइंट्स थे भारत की अपार डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना, राज्यों के भीतर बेहतर गवर्नेंस और पार्टिसिपेशन को सक्षम करना, मेजर लैंग्वेज ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट कम करना उन्हें अपना स्पेस देकर, और भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करना। चैलेंजेस या डाउनसाइड्स क्या थे? याद है वो मजबूत रीजनलिज्म या परोखियलिज्म का उदय, जिससे इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स हुए पानी, सीमाओं आदि पर, और पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज का एक्सप्लॉयटेशन करने का रिस्क जो लोगों को बांट सकता है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या था? क्या उन्होंने यूनिटी को स्ट्रेंथन किया? सोर्स कहता है कि उन्होंने डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करके यूनिटी को एक क्रूशल तरीके से मजबूत किया, लेकिन साथ ही नए चैलेंजेस भी पैदा किए हैं। इसलिए रीजनल आइडेंटिटी और नेशनल यूनिटी के बीच बैलेंस बनाए रखना की है। अगर किसी को लिंग्विस्टिक स्टेट्स और यूनिटी के बारे में एक और मैसेज अपने शब्दों में बताना हो तो वो क्या होगा? मेन टेकअवे क्या है? तो ये थी हमारी आज की चर्चा इन यूपीएससी क्वेश्चंस के जरिए भारत के स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए। हमने देखा कि ये प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स, कंटिन्यूअस और इम्पैक्टफुल रहा है, कॉलोनियल एरा से लेकर बिल्कुल हाल की घटनाओं तक। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ड्राइवर्स, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस और बिल्कुल क्रिटिकल लिंग्विस्टिक डायमेंशन पर बात की। बिल्कुल, ये डिस्कशंस वाकई इस बात को रेखांकित करते हैं कि नेशन बिल्डिंग कोई एक बार की घटना नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कितने अलग अलग फैक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरतें, इकोनॉमिक प्रेशर्स, कल्चरल आइडेंटिटीज, पॉलिटिकल कैलकुलेशंस लगातार इंटरैक्ट कर रहे हैं, और लगभग हर बड़ा फैसला, जैसे नया राज्य बनाना या मौजूदा राज्यों को रीऑर्गेनाइज करना, अपने पोटेंशियल बेनिफिट्स और निश्चित चैलेंजेस के सेट के साथ आता है। वो सही बैलेंस ढूंढना पॉलिसी मेकर्स के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए एक निरंतर कार्य बना रहता है। और सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि स्टेट बाउंड्रीज को एडमिनिस्ट्रेशन, आइडेंटिटी और रीजनल एस्पिरेशंस जैसे फैक्टर्स ने शेप किया है। आगे देखते हुए टेक्नोलॉजी और बदलते इकोनॉमिक मॉडल्स जैसे रिमोट वर्क का बढ़ना, डिजिटल इकोनॉमी जैसे फिजिकल बॉर्डर्स की ज्यादा परवाह नहीं, स्टेट बाउंड्रीज की रेलेवेंस को कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं? क्या टेक्नोलॉजी इन लकीरों को कम इंपॉर्टेंट बना सकती है, या पैराडॉक्सिकली एक बढ़ते हुए ग्लोबलाइज्ड दुनिया में लोग अपनी रीजनल आइडेंटिटी से और भी ज्यादा मजबूती से जुड़ सकते हैं, जिससे ये बाउंड्रीज शायद भविष्य में और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएं? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।